सर अभी तो नया टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। तो नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर देता हूँ। और ये जो भी मैं डाल रहा हूँ उसको बच्चों देख ज़रूर लें। देखने के बहाने आपके जो पीछे के ये टॉपिक्स हुए हैं ये रिवाइज भी हो जाएंगे, दिमाग में बने भी रहेंगे। साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक, चलिए तो अब हम लोग नया ले लेते हैं, दैट इज़ द क्लबिंग ऑफ इनकम एंड द डीम्ड इनकम्स। ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? एग्रीगेशन ऑफ इनकम। यानी आप किसी की भी कोई इनकम है, उसमें कौन सी इनकम है दूसरों की भी जोड़ी जा सकती है, ऐसी कोई इनकम जो उसमें जोड़ दी जाए। आपने अभी तक 5 हेड की इनकम को आप जान रहे हो। हाँ, एग्रीगेशन मतलब अलग से ला के उसमें जोड़ा जा सकता है। ये कौन कौन सी इनकम हो सकती है? एसएससी की अपनी इनकम हो सकती है, ठीक, ये जोड़ी जाएंगी। दूसरी कौन सी हो सकती है? इनकम फ्रॉम द पर्सन इंक्लूडेबल इन ऐसी, दिस इज नोन एज द क्लबिंग। कोई और ऐसी जगह की है एसएससी से मिली जुली, या आगे हम लोग देखते हैं कि जिनको जोड़ा जा सकता है। कुछ ऐसी इनकम की जिनको मान लिया जाए कि एसएससी की है, मतलब डीम्ड। ठीक, तो ये सारी इनकम्स जब हम लोग एक जगह जोड़ेंगे देन इट इज द एग्रीगेशन ऑफ इनकम। नाउ क्लबिंग, क्या क्या जोड़ा जा सकता है एसएससी की प्रॉपर्टी में, एसएससी की इनकम में, कि उनको हम जबरदस्ती जोड़ देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर द कैलकुलेशन और डिसाइडिंग द टैक्सेबल इनकम ऑफ एनी एसएससी। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, पहला पॉइंट, फटाफट नोट करते जाइए। पहला पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ एसेट इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। क्या आप इनकम को तो ट्रांसफर कर दो लेकिन एसेट को ट्रांसफर ना करो। इन सच केसेस such income which is transferred to any other will be clubbed to the income of SSC। SSC के पास कोई एसेट है, उस एसेट से कोई इनकम होती है, उस इनकम को वो ये दिखा दे किसी कारणों से कि ये तो मिस्टर दूसरे की है, ये कर रहे हैं, इनको दे दिया है हमने। तो इनकम तो आपने उनके एंड पे ट्रांसफर कर दी पर उस एसेट का तो ट्रांसफर किया नहीं है। ठीक, तो आपकी कोई भी जो इनकम है वो एसेट की टाइटल के साथ जुड़ी हुई होती है, अधिक माना ये जाएगा इस केस में। और ऐसी इनकम को कि जो ट्रांसफर कर दी गई है विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट्स, उनको वापस ला करके एसएससी की इनकम में जोड़ दिया जाएगा, दैट इज द क्लबिंग। पहला क्लबिंग का पॉइंट ये है, सेक्शन 60। ठीक, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। आप ऐसी एसेट्स को ट्रांसफर तो किसी एसेट को करो लेकिन बाद में आप क्या कर रहे हो, उसको रिवो कर ले रहे हो और इस दौरान उसमें कोई इनकम भी हो जा रही है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये क्या माना जाएगा आपके लिए, ये भी इनकम एसएससी की इनकम में जोड़ दी जाएगी क्लबिंग ऑफ इनकम के तहत। आपने कोई एसेट किसी दूसरे को ट्रांसफर की, 1-2 महीने में उस एसेट्स के कारण 1-2 लाख की इनकम होती है, 2 लाख की इनकम होती है एग्जाम्पल। 2 लाख के बाद आपने अपने इस ट्रांसफर को रिवोक कर दिया कि नहीं नहीं ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और जो भी इसका है सॉरी करके वो आपने कैंसिल कर दिया, रिवोक कर दिया। तो अगर आपने रिवोक कर दिया तो रिवोक इज स्टैंड फ्रॉम द डे फ्रॉम विच यू हैव द एक्चुअली ट्रांसफर इज मेड। भाई किसी को आप कोई बात डिनाई करो तो आप किस स्टेज पे पहुंच रहे हो, जहां से वो बात शुरू हुई थी। आपने तो वो एसेट ट्रांसफर की थी और उस एसेट को आपने बोल दिया कि अब नहीं बेच रहा मैं, ये ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, आप वाजिब अधिकारी नहीं है, जो भी कारण हो, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप किस चीज पर रिस्टोर कर रहे हो, अपने इंटाइटलमेंट को। और अगर अपने इंटाइटलमेंट को स्टोर कर रहे हो तो द पीरियड ऑफ सच ट्रांसफर विच इज रिवोक्ड, उस पीरियड के दौरान अगर कोई भी इनकम हो जाती है क्योंकि आपका टाइटल बैक डेट से रिस्टोर हो गया तो वो इनकम भी आपके खाते में जुड़ जाएगी। क्लियर? तो रिवोकेबल एसेट्स के ट्रांसफर के केस में द इनकम ऑफ द पीरियड, उस पीरियड की इनकम जो रिवोक के कारण क्रिएट हुआ था, दैट इज गोइंग टू बी एडेड और क्लब्ड टू द एसएससी, सेक्शन 61। ठीक, अगला देख लीजिए,
रिवोकेबल एसेट्स हो गई आपके लिए। इनकम ऑफ द स्पाउस, इनकम ऑफ द स्पाउस जो है इसमें आपको ध्यान देना है कि स्पाउस की इनकम अगर उनकी अपनी उस कारण से हो रही है कि जो उनका अपना नेचुरल या लेजिटिमेट रीजन है उसके पीछे कि स्पाउस खुद नौकरी करते हैं या उनके अंदर खुद ऐसी कोई काबिलियत है, ऐसा टैलेंट है, ऐसी एक्सपर्टाइज है जिसके कारण इनकम जनरेट हो रही है, तो क्लब नहीं होगी। प्लीज नोट, क्लब कौन सी हो जाएगी कि उन स्पाउस को अगर कोई सैलरी, कोई कमीशन, कोई फीस, कोई रेमुनरेशन ऐसी जगह से मिलता है जहां पर आपके सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हैं। प्लीज नोट डाउन, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब आपकी देसी भाषा में बोला जाए तो ग्रिप या आपकी वहां पर पहुंच जहां से ये सैलरी या कमीशन या फीस मिल रही है। और इस पहुंच या ग्रिप या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो पर्टिकुलर वर्ड है, इसको हम कैसे सिग्निफाई करेंगे? हाउ वी कैन से द पर्सन इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन सच कंपनी और सच इंस्टीट्यूशन, जब उसके पास 20% से ज़्यादा शेयर की होल्डिंग्स हो उस कंपनी में, या किसी भी लेवल पर डायरेक्टर लेवल की कोई पोस्ट, साइलेंट डायरेक्टर, एक्टिव डायरेक्टर, डॉर्मेट डायरेक्टर, कैसा भी डायरेक्टर वो हो उस कंपनी में, या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वो 20% से अब शेयर हो, तो हम मानेंगे कि उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मीन्स ही स्टेक टू मेक एनी डिसीजन, इतना स्टेक है उसके पास। अगर स्टेक है तो वो अपने स्पाउस को नौकरी दिलवा सकता है, कोई कमीशन दिलवा सकता है, कोई रेमुनरेशन दिलवा सकता है, तो ये स्पाउस के टैलेंट के कारण। तो ऐसी होने वाली स्पाउस की इनकम भी जो मेन एसएससी है उसकी इनकम में कर दी जाएगी। ठीक, सेक्शन 54। ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का पॉइंट है ये स्पाउस पे काम करेगा, फिर इनकम ऑफ डॉटर इन लॉ पे काम करेगा। ठीक, इनकम इन डॉटर लॉ, डॉटर इन लॉ पे भी ये पॉइंट काम करेगा। आगे बढ़ जाते हम लोग। ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू अदर पर्संस और एसोसिएट ऑफ पर्संस फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब आपने पहले वाले पॉइंट थे कि अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफर की और फलाना किया, वो अगर आपने ट्रांसफर की और उसके कारण आप स्पाउस को कोई बेनिफिट हो रहा है, डॉटर इन लॉ को कोई बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा बेनिफिट भी आपकी सैलरी में जुड़ेगा, मतलब आपकी इनकम में जुड़ेगा। सैलरी वर्ड नहीं, आपकी इनकम में जुड़ेगा, इसे बोलेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। अगला पॉइंट, ये जो आपने ट्रांसफर किया एसेट का या पैसे का या जो भी इनकम फ्रॉम अ बिजनेस, उससे आपके स्पाउस ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो द एसेट यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू सच बिजनेस और कैपिटल यू हैव कंट्रीब्यूटेड, उस अमाउंट में प्रॉफिट का शेयर आपके लिए क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाइए, जहाँ क्वेरी आए पूछ जरूर लीजिएगा बेटा। कोई भी इनकम किसी ऐसे बिजनेस से हो कि जो आपका स्पाउस कर रहा है और उसमें आपने एसेट को ट्रांसफर दिया है, तो जिस अमाउंट से आपने एसेट को ट्रांसफर दिया मीन्स द प्रोपोर्शन इन द कैपिटल ऑफ सच एसेट ऑफ द बिजनेस ऑफ स्पाउस, तो द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम सच बिजनेस, उस प्रोपोर्शन में आपके हिस्से की जो एसेट का शेयर बनता है उतना ही शेयर का प्रॉफिट आपकी इनकम में क्लब कर दी जाए। दैट इज द क्लबिंग ऑफ इनकम। ये क्लबिंग ऑफ इनकम का एक स्टांस है। क्लियर? अगला इसका पॉइंट, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब कर दी जाएगी इन द इनकम ऑफ वार्ड्स। अब कौन सा? मदर की फादर, मदर फादर में जिसकी इनकम ज्यादा हो उसकी इनकम में। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। किस पेरेंट की? फादर की, मदर,
या दो इनकम करने वाले पर्सन हैं तो जिसकी इनकम ज़्यादा हो उसके में माइनर को 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है वो देने के बाद। ठीक है, माइनर चाइल्ड की कैटेगरी में वो चाइल्ड भी माने जाएंगे कि जो कि अगर आपके लिए एडॉप्टेड चाइल्ड है या स्टेप चाइल्ड है इस केस में। ठीक, हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि माइनर की ये इनकम उसकी अपने टैलेंट, उसकी अपनी एक्सपर्टाइज, उसके अपने किसी नेचुरल इंस्टिंक्ट के कारण ना हो रही हो। ठीक है ना, अब DID डांस इंडिया डांस या वो जो कोई गायकी वाले प्रोग्राम आते हैं या कुछ और, इसमें कोई उसको इनाम मिल रहा है तो दैट इज हिज टैलेंट एंड एक्सपर्टाइज, ऐसी इनकम तो माइनर के हिस्से में जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए माइनर के नाम से आपने शेयर ले रखे हैं, ढेर सारे डिवेंचर ले रखे हैं, उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, तो वो माइनर की इनकम नहीं है, वो तो आपने अपनी इनकम ही माइनर की ओर ट्रांसफ़र की हुई है, तो उससे जनरेट होने वाला इंटरेस्ट उसके हिस्से में जुड़ जाएगा पेरेंट्स के, कि जिस दोनों पेरेंट्स में, हस्बैंड या वाइफ में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके हिस्से में 1500 का माइनर को एग्जेम्पशन होता है वो काटने के बाद। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट है आपके लिए बेनामी ट्रांजैक्शन। ये दो पॉइंट इसमें बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं, एक बेनामी ट्रांजैक्शन या बॉन्ड वॉशिंग, दूसरा ये है। इन दोनों को अब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहला बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शंस क्या हैं कि आपने अपने नाम से नहीं दूसरे के नाम से खूब सारी चीज़ें खरीद रखी हैं, तो इसके अगर सर्टेन प्रूफ आ जाते हैं कि जो मिस्टर एक्स हैं इनका सोर्स ऑफ इनकम ही इतना नहीं है कि ये एक बड़ी लग्जरी कार अफोर्ड कर सके, और इनके नाम कार है भाई, इन्होंने कार खरीद ली, कहाँ से लाए? तो पता चला जिनके यहाँ ये सर्विस करते थे वहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं, तो बहुत लॉयल हैं उनके, उनको बहुत भरोसा है इनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया कि अगर वो कार खरीद रहे हैं तो उन्हें फिर अपनी इनकम में दिखाना पड़ेगा कहाँ से लाए क्या किया, तो उन्होंने कुछ भी करके इनके नाम पैसा ऐसा ट्रांसफ़र करा के इधर से इनसे खरीदवा दी। तो ऐसे ट्रांजैक्शन क्या माने जाएंगे? बेनामी, कि जिनका नाम होना चाहिए उनका नाम नहीं है, किसी दूसरे का नाम है। तो ऐसे कई हो सकते हैं कि कोई परचेज आप किसी दूसरे के नाम से करा दें, कोई सेल किसी दूसरे के नाम से करा दें, केवल एक एसेट क्रिएशन नहीं, सो मैनी थिंग्स कि जिसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता हो। ऐसे ट्रांजैक्शन खुद न करके आप दूसरे के नाम से करा दें और वो प्रूफ हो रहा है, ऐसा ट्रांसफ़र दिख रहा है, प्रूफ हो सकता है। अल्टीमेटली ये तो प्रूफ ही हो सकता है कि जिन महाशय के नाम से ट्रांजैक्शन किया गया उनकी अपनी सोर्स ऑफ इनकम इतनी नहीं थी कि वो इसको जनरेट कर सकते या अफोर्ड कर सकते। तो ऐसे बेनामी ट्रांजैक्शन अगर कभी पकड़ में आते हैं तो इनकी इनकम भी SSC की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। ठीक, अब अगला पॉइंट, बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या है? बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या है कि आप बॉन्ड को समझते हो, बॉन्ड हो या डिबेंचर हो, इनकी अपनी एक सेट डेट होती है, उन्होंने बोल रखा है कि हम मार्च के एंड में आपको इंटरेस्ट देंगे। अब बेटा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि किसी की इनकम जो है वो 15 लाख रुपए है, तो एक्चुअली इज इन द हाई टैक्स ब्रैकेट ऑफ टैक्स, उसको तो 30% पड़ रहा है, 10 लाख के ऊपर जा रहा है वो। ठीक, अब उसके पास मैं ये मान लेता हूँ 10 लाख के बॉन्ड भी हैं और उन पर 2 लाख इंटरेस्ट आ है साल का, और उसे पता है कि ये मार्च में आएगा, मार्च में ये डिक्लेयर करेंगे और अप्रैल में मुझे मिल जाएगा। उसने क्या किया, जनवरी में उठा करके अपने उन बॉन्ड्स को मिस्टर एक्स को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक, उसके बाद उसने कहा यार मई या जून में तुम मुझे वापस ट्रांसफ़र कर देना, राजी हो गए दोनों। फिर ये भी बोल दिया ऐसा करते हैं यार, इसमें जो ट्रांसफ़र में वो दोनों ट्रांसफ़र में जो खर्चा है वो मेरा, और ये 2 लाख रुपये तुम्हारे खाते में आएंगे, क्योंकि मार्च के बाद तो आपके नाम बॉन्ड हो जाएगा, यू आर इंटाइटल्ड। तो अगर आपके नाम बॉन्ड हो जाएगा तो ये पैसा आपके नाम जाएगा, मेरे खाते में नहीं आएगा। तो ये 2 लाख रुपए जो तुम्हें मिले इसमें से भी 10,000 रख लेना, बाकी यार दे देना मुझको 190। तो बंदा राजी हो जाएगा, उसे तो कुछ करना नहीं है, बैठे ठाले 10,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, पेपर काम भी यही करा रहे हैं, सारे पेपर वर्क में ट्रांसफ़र में मिला के मैं मान लेता हूँ 10,000 खर्च होने वाले हैं, 10,000 का उन्होंने उसको एक ऑफर दे दिया, 20,000 में वो छुट्टी पा गए 2 लाख रुपए से।
अब अगर ये 2 लाख की इनकम मिस्टर जो भी हैं वो YZ उनके खाते में आने वाली थी, तो वो ऑलरेडी कहाँ पे टैक्सेबल थे? हाई ब्रैकेट 30% पे। तो 2 लाख रुपए पे उन्हें कितना टैक्स देना पड़ता? 60,000। तो अगर 2 लाख पे 60,000 टैक्स देना पड़ता और वो केवल 20,000 रुपए दे के ये सारे बवाल से बच जा रहे हैं, तो ऐसी प्रैक्टिसेस पाई गई। और आप ये समझ लीजिए कि टैक्स और टैक्स देने वाले और टैक्स को लेने वालों के बीच में चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। तो जैसे जैसे लूप होल्स मिलते जाते हैं वैसे वैसे उनको भरने का काम किया जाता है। तो जब ऐसी चीज़ें मिली तो इनको भरने के लिए ये लाया गया बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। तो ये देखा जाता है कि कोई भी ऐसे बॉन्ड का ट्रांसफ़र जो केवल इस कारण से किया गया हो कि जो उससे जनरेट होने वाली इनकम है वो साइफन की जा सके किसी दूसरे की ओर, तो उनको टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोल देता है कि दिस ट्रांजेक्शन इज वॉश्ड, मीन्स नल एंड वॉइड, इसको मैं मानता ही नहीं, ये जो इनकम है ये आपके खाते में जुड़ेगी। ठीक, इसको बोलते हैं बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, मीन्स द टोटल एफर्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज वॉश्ड। ये है बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। और जब आपका कोर्स में स्टार्ट था तो एक टॉपिक था आपके लिए, दैट वाज द यस टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग। तो उसको मैंने बोला था कि जब हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम और डीम्ड इनकम इनको सबको डिस्कस कर लें उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो आज की क्लास में मैं उसका भी कुछ टच आपको ले लूँगा। ठीक, जैसे आपके लिए टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या है? टैक्स इवेजन आपके लिए है व्हेन यू आर आउटराइटली रिजेक्टिंग और नॉट परफॉर्मिंग up to the standards and rules of the income tax department, or you are outrightly want to reduce your profit in your book of account। सिरे से आप गलत काम करो और पूरा खारिज कर दो, मतलब बिली मत काटो, स्टॉक की कम ज़्यादा दिखाओ। जब आप इस तरीके के काम करते हैं आउटराइटली, देन इट इज़ ए टैक्स इवेजन। और टैक्स इवेजन क्या होता है? वो टोटली आपके लिए इलेजिटिमेट है, पनिशेबल ऑफेंस है। टैक्स अवॉइडेंस क्या है? आपको जो टैक्स के हिसाब से चीज़ें मिली हैं उनके हिसाब से आप लूप होल्स को ढूंढते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास करें, मीन्स यू आर अवॉइडिंग द टैक्स, दैट इज द टैक्स अवॉइडेंस। यानी जब तक बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन नहीं आया था, देन यू कैन से दिस बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन कैन बी यूज्ड एज अ पर्पस और द टूल ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस। ये टैक्स अवॉइडेंस का एक जरिया बना हुआ था, बनता था। क्लियर हो रहा है आपको डिफरेंस टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन का? ये बड़ा डिफरेंस है। ऐसे वो सारे पॉइंट जहां जहां पर आप टैक्स को अवॉइड करना चाहो बाय यूजिंग द लूप होल्स ऑफ द इनकम टैक्स प्रोविजंस, कि अगर इसमें कहीं कोई लूप होल छोटे हैं तो आप इनका फायदा उठा करके अपने आप टैक्स को बचाइए, कम करने का प्रयास करिए, ना देने की इच्छा के साथ। बचाना अलग बात है, ना देने की इच्छा अलग है। इंटेंशन वही है, पर हम थोड़ा सा रूल्स को का फायदा उठा के कर रहे हैं, देन इट इज अवॉइडेंस। सिरे से नकार रहे हैं, देन इट इज इवेजन। और टैक्स प्लानिंग क्या है? कि जो जो टैक्स आपको सुविधाएं दे रहा है उस हिसाब से आप अपने आप को स्ट्रक्चर करिए, दैट इज द टैक्स प्लानिंग। यानी अभी आपका कोर्स तो यहाँ पे रुक जाएगा, इसके बाद क्या होता है, सर्टेन डेट्स आर देयर कि इस डेट तक आप रिटर्न फाइल करें, TDS काटें, इस डेट तक अवॉइड टैक्स का एडवांस जमा करें। अगर आप इन डेट्स को अवॉइड करते हो तो कुछ पेनल्टी लगती है, कुछ चार्जेस लगते हैं। तो आप इतने अच्छे से अपने आप को प्लान करें कि जो टैक्स रूल्स हैं, एक्ट और रूल में फ़र्क है। रूल इज़ द यू कैन से द ऑपरेशनल डायरेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, कि एक्ट को कैसे कैसे ऑपरेशन में लाना है, उसके लिए एग्जीक्यूशन क्या करना है, दैट इज़ डिफाइंड इन द रूल्स। तो रूल्स का हम लोग अच्छे से पालन करें, इसके कारण जो लगने वाली कोई पेनल्टी है या दिक्कतें हैं उनसे हम बचें, ये टैक्स प्लानिंग का एक हिस्सा है। दूसरा, डिडक्शन आपने पढ़ लिए। डिडक्शंस का बेटर से बेटर यूज़ करते हुए हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करें, दैट इज़ द टैक्स प्लानिंग। ATC बोलता है 1.5 लाख रुपए छूट सकते हैं, तब हम उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें कि 1.5 लाख रुपए मेरी इनकम में ना आए।
ठीक, उसके बाद और आपने कई सारे डिडक्शन पढ़े, उनको बेटर इस्तेमाल करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करें, दैट इज द टैक्स प्लानिंग। क्लियर? तो डिफरेंस आपको पता चला टैक्स इवेजन का, टैक्स अवॉइडेंस का और टैक्स प्लानिंग का। ये तभी बेटा अच्छे से डिस्कस हो सकता था जब आप डिडक्शन पढ़ लें और क्लबिंग और डीम्ड इनकम पढ़ लें। इसलिए मैंने इस टॉपिक को जहां पर हमारा पहला यूनिट हो रहा था उस जगह पे छोड़ा हुआ था। ठीक, तो अब आपको टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स प्लानिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टैक्स प्लानिंग में डिडक्शंस का यूज, एग्जेम्पशंस का यूज, मतलब लेजिटिमेट वे, नॉट टू यूज द लूप होल्स, लेजिटिमेट वे से आप काम करें, उनका फायदा उठा के टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करें, प्लान करें और रूल्स का बेटर इस्तेमाल करें जिसके कारण किसी पेनल्टी और इंटरेस्ट से आप बचें, दैट इज द टैक्स प्लानिंग। टाइम से सब जमा करें, टाइम से सब निकालें, ये प्लानिंग है। इवेजन सिरे से इलेजिटिमेट हो जाइए आप, फिर से दोहरा दे रहा हूँ, ना आप स्टॉक ठीक से बताइए, ना बिल काटिए, तो ये सब क्या हो गए आपके लिए, इनकम को हाइड करिए शुरू से, इवेजन। अवॉइडेंस क्या है कि अगर आपको टैक्स में कहीं से कोई लूप होल मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठा के अपनी इनकम को आप इधर उधर शाइफन करिए, उसके तरीके निकालिए, तो ये अवॉइडेंस है। ठीक, पर अवॉइडेंस उतना इलेजिटिमेट नहीं होता। ठीक, क्योंकि आप तो लूप होल का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, और इवेजन टोटली इलेजिटिमेट है। प्लानिंग इज़ द बेस्ट। तो ये इन तीनों के बीच का डिफरेंस है। अब हम लोग अपने इस बेस टॉपिक पर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आपने ये देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हम क्लब कर सकते हैं। अब अगली बात आपके साथ इसमें जो आने वाली है दैट इज़ द डीम्ड इनकम, कि कौन सी ऐसी ऐसी इनकम है जो आपके लिए आपकी मान ली जाएंगी ना होते हुए भी। डीम्ड मीन्स विच इज कंसिडर्ड एज सेम एज इट वाज रियल। यही डीम्ड का मतलब है ना। डीम्ड प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस मान लिया गया तब तक जब तक कि प्रोस्पेक्टस नहीं आया। ठीक, तो डीम्ड इनकम मतलब अभी आपकी इनकम मान ली जाएंगी। अब आप देखिए आपके इर्द गिर्द जितना दिखता है, यहाँ रेड हो रही है, वहाँ रेड हो रही है, यहाँ सब आपको क्या दिखेगा, डीम्ड इनकम का एरिया दिखेगा और क्लबिंग ऑफ इनकम का एरिया दिखेगा पूरा का पूरा। पहला पॉइंट डीम्ड इनकम का, कैश क्रेडिट्स। आपके पास जो भी कैश के क्रेडिट्स हैं, यू हैव एबल टू एक्सप्लेन इट, ये कहाँ से आए हैं, किस कारण से आए हैं, एंड द रीज़न मस्ट बी सेटिस्फैक्ट्री। हाँ, अगर आप ये बोलो कि ये जो मेरे खाते में पैसा आ गया ये किसने डाल दिया तो मुझे पता नहीं, ये भी बात ठीक है, पर ये फिर आप प्रूव कर पाए कि मैं इनको नहीं जानता, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, इनके मेरे इनसे बिजनेस के कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ मैंने इनको कभी बेचा नहीं, कुछ मैंने इनको कभी खरीदा नहीं, इन्होंने दुश्मनी के कारण मेरे खाते में डाल दिए, तो ये तो दिखाएगी ना आपकी किताब। ठीक, वरना ये होगा कि 8 की चीज आपने कम बिलिंग करी, 6 में बेच दी, 4 रुपए आप ऐसे ले रहे हो, तो कैश क्रेडिट आपकी कहीं ना मिले, ना अकाउंट्स में, ना आपके कैश के बैलेंसेस में, ना कहीं। तो कैश क्रेडिट अगर आपके पास है तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। ठीक, दैट इज द आपके लिए मेन फैक्टर है, वरना वो आपकी डीम्ड इनकम में जोड़ दिया जाएगा। द लायबिलिटी टू प्रूव योरसेल्फ इज लाई विद द एसएससी। इन ऑल दीज केसेस द लायबिलिटी टू प्रूव इनोसेंट इज लाई विद द एसएससी। ये लिख लीजिए, ये जितने भी डीम्ड इनकम के केस हैं इसमें ये प्रूफ करना, लायबिलिटी टू प्रूफ किसके ऊपर है, एसएससी के ऊपर। उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कैश क्रेडिट जो दिख रही है मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक, ओके, तो कैश क्रेडिट की बात हो गई आपके साथ। दूसरी बात है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपकी बुक ऑफ अकाउंट में एक्सप्लेन नहीं है या रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्ड है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बातों में फ़र्क है। रिकॉर्डेड ही नहीं है। आप देखते हो कहीं छापा पड़ता होगा तो बताता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या इतना पैसा मिला, इतना जेवर मिला, सोने की इतनी ईंट मिली, और पता है इतने ज़मीन के कागज़ मिले, इतने यहाँ यहाँ के इन्वेस्टमेंट मिले। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बता रहे हैं कि इतने ज़मीन में इन्वेस्टमेंट है,
इतना इस शेयर में है या डिबेंचर में है या एफडीज हैं, ये आपकी बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिख रही, अनरिकॉर्डेड। ये बुक ऑफ अकाउंट में दिख रही हैं, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, किस साल की इनकम से आपने ये खरीदा, क्योंकि पीछे की इनकम का रिकॉर्ड होगा। वो अगर पता चल रहा है कि इनके पास पूरे 5 साल में 2 करोड़ की इनकम थी, अब आपके इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं 3 करोड़ के, तो ये 1 करोड़ क्या हो गया, अनएक्सप्लेन्ड। ये किस साल वाली इनकम से आपने खरीदा है, क्योंकि वहां तो इन्वेस्टमेंट की डेट भी शो करेगा ना इन्वेस्टमेंट पेपर, कि मान लीजिए ये 19 में खरीदा गया, 19 में आपने 50 लाख का इन्वेस्टमेंट आपका दिखा रहा है वो पेपर, और आपकी इनकम का वर्थ ये दिखा रहा है कि आप 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो फिर ये 40 कहाँ से आए, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट इसको बोलेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द अनरिकॉर्डेड और अनएक्सप्लेन्ड आपको पता चल गया। ऐसा इन्वेस्टमेंट भी अगर मिलता है तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज द डीम्ड इनकम। आप इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। इसका मतलब पैसा था, आपने बताया नहीं, और पैसा था तो मतलब इनकम के कारण ही आया है, तो दैट इज द डीम्ड इनकम। तो 2 तरीके की डीम्ड इनकम जो आपकी मान ली जाएगी, आपने बताई नहीं थी, दैट इज द कैश क्रेडिट। सेकेंड इज द अनरिकॉर्डेड एंड द अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। पहले का सेक्शन 69, दूसरे का 69। ठीक। अगला पॉइंट है आपके लिए, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, कि कुछ किया आपने, कुछ आपने डिस्क्लोज नहीं किया। अब ये कैसे इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, पेपर होगा तो रिकॉर्डेड होगा, अनएक्सप्लेन्ड होगा। ये किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स हैं आपके, जो बुलियन में है, ज्वेलरी में है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स में है, एंटीक्स में है। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं कि जो किताबों में फुल्ली डिस्क्लोज नहीं है। आप बोल दोगे हाँ एक एंटीक पीस लिया था, इस सन का है, अब आगे की डिटेल कितने का खरीदा है, क्या हुआ था, ये थोड़ा अनडिस्क्लोज है। ठीक। सेम विद द ऑर्नामेंट, सेम विद द ज्वेलरी, सेम विद द बुलियन। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए डीम्ड इनकम के पार्ट बन सकते हैं। ठीक। सेक्शन 69B, ध्यान से लिखते जाइए। सेक्शन 68 में कैश क्रेडिट है, सेक्शन 69 में अनएक्सप्लेन्ड और द अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। सेक्शन 69B मैंने अभी आपको बताया, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज़ नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। अब सेक्शन 69A की बात कर लेते हैं। इसमें बोलता है अनरिकॉर्डेड एंड अनएक्सप्लेन्ड मनी। आपके पास कुछ ऐसा रुपया मिल रहा है, इतने लाख, इतने करोड़ घर में पाए गए, कि जो कहीं आपका रिकॉर्ड में नहीं है या अनएक्सप्लेन्ड है, थोड़ा बहुत दिख रहा है तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि ये किस साल का है, किसने दिया था। अब आप बोलोगे हाँ मेरे यहाँ 2 करोड़ मिला, ठीक है ठीक है, मेरे मामा ने भेजा था। ठीक है, क्या दिक्कत है, मामा से पूछ लेते हैं। हाँ मामा जी बताइए, ये 2 करोड़ ये बता रहे हैं इस साल में इन्होंने दिया, आप अपनी इनकम दिखाइए, क्या 2 करोड़ तक आप देने लायक हैं। काउंटर चेक हो जाएगा फटाक से। ठीक। तो दूसरा केस है ये केस हो गया 69A, अनएक्सप्लेन्ड एंड अनरिकॉर्डेड मनी के ऊपर लागू होगा ये। अब अगला केस, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, 69C। 69C, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ये जो आपके खर्चे हैं, इनको आप एक्सप्लेन ना कर पाओ, बिकॉज खर्चों का सोर्स क्या है, खर्चों का सोर्स क्या है, खर्चों का सोर्स तो इनकम ही होगी ना। आदमी वही तो खर्च कर पाएगा कि जो उसके पास हो। हाँ, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, किसी भी बड़ी पुरानी बात है ये, और सारी की सारी कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ी हुई होती है। किसी राज्य की संपन्नता को कैसे आंका जाए, इसके ऊपर एक फिलोसफी चाणक्य ने दी कि उस राज्य में बहने वाली नालियों का पानी, ये उस समय की बात है। अब आपको लगेगा यार सर क्या मजाक कर रहे हैं, नाली का पानी और क्या वो। बेटा उनका कहने का मतलब था हाउ मच, अब नाली उस समय ओपन नाली चलती थी, अभी तो सब अंडरग्राउंड चलती हैं अधिकतर।
तो आदमी जो यूज कर रहा होगा उस प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से उसके यहाँ बर्तन धुल रहे होंगे, तो किस अमाउंट में पानी है, किस अमाउंट में उसके साथ घी जा रहा है, किस अमाउंट में तेल जा रहा है, ये अगर कोई माइन्यूटली वॉच कर लिए तो पता चल जाएगा कि संपन्नता की स्थिति उस इलाके में कैसी है। ये तब बोला उन्होंने, what he is trying to do, the expenditure, to gauge the expenditure। यार कोई आदमी जो खाएगा दैट इज द एक्सपेंडिचर, उसके हिसाब से जो वेस्टेज जाएगी उसके बर्तनों से बह के नाली में, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। व्हाट इज ट्राइंग टू गेज, वो किसके नाते संपन्नता, संपन्नता मतलब प्रॉस्पेरिटी इज कनेक्टेड विद द इनकम। तो इसको वो कहाँ से पकड़ने का रास्ता ढूंढ रहे थे, एक्सपेंडिचर से। तो ये तब से चली आ रही चीजें हैं, अब उसको और अच्छे से कर लिया गया है, जैसे जैसे कोडेड उसमें चीजें आ गई हैं। तो कोडेड इसमें अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। और आपको बहुत अच्छा से बताऊँ, एक बड़े अच्छे से बिजनेसमैन अपने यहाँ हुए जिनके यहाँ शादी में जो प्लेटें हैं वो गिनने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर लगाए गए थे कि देखो भाई इनकी शादी में जो ये प्लेट दे रहे हैं इसमें क्या खाना है और कितने लोगों का इन्होंने खाना किया है, तो इनकी इस पार्टी का और डेकोरेशन का ज़रा अंदाज़ा लगाओ कितने करोड़ की शादी हो रही है। तो इतना एक्सपेंडिचर है, तो क्या ये इस साल की इनकम में है, इनके पास इतनी करंट एसेट्स हैं, या लोन पे पैसा लाए हैं, किससे मांगा है, एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको, क्या क्या दे रहे हैं ये। समझ आ रहा है आपको? कभी आप भी कोई महंगी कार आपके रिश्ते नातेदार मित्र में आपके घर में खरीदी गई हो, हमेशा नोटिस आने का खतरा बना रहता है। एक बार तो वो पूछ ही सकते हैं आपसे कि इतनी ये कार है, लाइए बताइए जरा क्या इनकम थी, आप अच्छा जवाब दे दें अगर आपके पास सब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाई एक्सपेंडिचर पर आप फोकस फौरन जाता है उनका, बिकॉज दैट शुड बी द पार्ट ऑफ द डीम्ड इनकम। तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अगर आप उसको अनसेटिस्फैक्ट्री हैं उसको एक्सप्लेन करने में, तो दैट शुड बी द ट्रीटेड एज द डीम्ड इनकम ऑफ द एसएससी, सेक्शन 69C। ठीक, ये सेक्शन 69C है। अगला पॉइंट है आपके लिए हुंडी बरोवल्स एंड द रीपेमेंट्स। अब ये हुंडी क्या है? जो हुंडीज हैं इनकी बारोइंग्स और उनका रीपेमेंट। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। तो ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा है, इसमें सामान बेचा गया तो उसके अगेंस्ट में उधार बेचा गया तो बिल आ गया, बिल कट गया। बिल किन्हीं दो पार्टी के बीच कटे, बैंक के थ्रू पेमेंट होनी है, थर्ड पार्टी क्रिएट हो जाती है, मतलब लेजिटिमेसी रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन। आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में भी बीआर और सब लोगे। हुंडीज क्या है, जो हमारे यहाँ कस्टमाइज नेचर ऑफ बिजनेस है, मीन्स ऑर्थोडॉक्स सिस्टम इंडियन सिस्टम है, उसमें हुंडी चलती है। तो हुंडी पे पैसा हमने बोरो किया, a type of you can say the bill in the context of money borrowings, और उसका रीपेमेंट कर दिया। तो ये जो रीपेमेंट है दैट मस्ट बी डन, नोट इट डाउन, मस्ट बी डन बाय द अकाउंट पे चेक, या दूसरे जो आपके पास आजकल आ गए हैं वेरीफाइएबल मोड ऑफ ट्रांजेक्शन। डेबिट कार्ड से उस हुंडी का पेमेंट करिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब वो ट्रांजेक्शन आपके रिकॉर्ड में आ जाए। वरना हुंडी से आपने पैसा लिया और हुंडी से आपने पेमेंट लोगों को कर दिया विदाउट अकाउंट पे चेक, कैश से, तो ऐसी बोरोइंग और रीपेमेंट की छूट आपको नहीं मिलेगी। ऐसी बोरोइंग आपके लिए क्या मान ली जाएगी? डीम्ड इनकम। कि आपने अपनी इनकम को छुपाने के लिए आपस में मिल के इनसे हुंडी से पैसा उठा लिया और बाद में बोला कि ये मैंने रीपेमेंट कर दिया। ठीक, तो कैश रीपेमेंट ऑफ द हुंडीज ये आपके लिए डीम्ड इनकम का हिस्सा बन जाएगा। कब? जब आप उस रीपेमेंट को वेरीफाइबल मोड ऑफ पेमेंट या अकाउंट पे चेक के थ्रू ना करें। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके लिए डीम्ड इनकम के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको आप रिकॉल कर लीजिए, इस पर कोई क्वेरी बन रही हो तो वो पूछ लीजिए, फिर इससे आगे जुड़ी हुई बात कर लेते हैं। प्लीज़ टेक योर टाइम एंड इफ देयर इज एनी क्वेरी तो उसको आप पूछ लीजिए।
यस बेटा, कोई क्वेरी? तो हुंडी वाला सेक्शन, जिसमें हुंडी की बोरोइंग और रीपेमेंट है, ये सेक्शन है आपके लिए 69D। ठीक है। अब ये जो डीम्ड इनकम है, इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी? अच्छे से समझ लीजिए, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स नहीं लगेगा इनके ऊपर। क्या आपने डीम्ड इनकम में इनकम की तरह इनको जोड़ लिया तो वही 10 to 30 40 ये लगा दें हम। डीम्ड इनकम की बात मैं कर रहा हूँ, क्लबिंग की नहीं कर रहा हूँ। डीम्ड इनकम के लिए आपका सेक्शन है 115BBE। ये बोलता है कि जो भी अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में जो डीम्ड इनकम दी गई हैं, जो हम लोगों ने डिस्कस की, इन पर असेसिंग ऑफिसर डीम्ड इनकम पर कितना टैक्स लगा सकता है? एट द रेट 60%, 60% के हिसाब से, प्लस सरचार्ज 25%, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। कितना टैक्स लगेगा? 60% प्लस 25%। अब इस 60% का भी 25%, तो 60% का 25% कितना होगा? ज़रा बताइए मुझे। 60% का 25% 15 होगा, तो 75% टैक्स हो गया। ठीक, प्लस 4% सेस हो गया उसके ऊपर। 75% का 4%, 0.7 का 4, मतलब 3, मतलब 78% टैक्स में जाएगा। अगर आपकी कोई डीम्ड इनकम पाई जाती है तो उस डीम्ड इनकम का हिस्सा। इतना हैवी पेनल्टी है। ठीक, और ये चीज़ लागू हो चुकी है आपके असेसमेंट ईयर 2021 से। ठीक है, अच्छे से लिखते चले जाइए। तो यहाँ तक की सारी बातें आपके डीम्ड इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम का हिस्सा है। तो डीम्ड इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम मिल करके क्या बन जाता है? एग्रीगेशन ऑफ इनकम। तो ये भी एक बड़ा छोटा सा टॉपिक था जो हम लोगों का साथ में डिस्कस हो गया है, क्योंकि कल ये बात हो रही थी कि बड़ा सारा कोर्स अभी है। तो आप देख लीजिए कि इसमें कोई भी बड़ा सारा ऐसा नहीं है। 2 टॉपिक आपके ये 2 दिन में खत्म हो गए। हाँ, अब जो बच रहा है वो थोड़े ज़रूर टाइम टेकिंग है। उनको अगर आप पहले से प्रिपेयर करके आएंगे तो और जल्दी हम लोगों के कवर अप हो जाएंगे। बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इतने पॉइंट आपके बच रहे हैं। और पहले वाले में बच रहा है मार्जिनल रिलीफ, तो वो बहुत छोटा सा है, किसी भी दिन हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के उस पर कोई भी क्वेरी आ रही हो बेटा तो उसको आप जल्दी से पूछ लो, और नहीं तो जो हमारे पिक पड़े हुए हैं हाउस प्रॉपर्टी वाले उनको डिस्कस करते हैं हम लोग। और इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, एक ही दो इसमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे, इनको मैं आपको भेज दूंगा डीम्ड इनकम से रिलेटेड, तो इनको आप लगा दीजिएगा तो आपको बिल्कुल पक्का हो जाएगा। एनी क्वेरी, और अदर वी कैन स्टार्ट द short numericals of the income from house property. Yes beta, any query? चलिए, तो हम लोग जल्दी से अब शॉर्ट क्वेश्चंस को ले लेते हैं। आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शॉर्ट प्रॉब्लम में पहली प्रॉब्लम थी आपकी, कैलकुलेट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक्चुअल रेंट आपको दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। तो बड़ी आसान प्रॉब्लम है, इसमें आपको बहुत कुछ करना नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है आपको सबसे पहले। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका फेयर रेंट एक दिया हुआ और एक स्टैंडर्ड रेंट दिया है। तो
स्टैंडर्ड रेंट को किसी भी कीमत पर एक्सीड नहीं कर सकता। फेयर रेंट और एमवी में जो हायर होगा वो स्टैंडर्ड रेंट को एक्सीड नहीं कर सकता, ये रूल है। तो स्टैंडर्ड रेंट ही आपका एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा, ईआर। और एक्चुअल रेंट है आपका 24, तो विच एवर इज हायर इज द जीएवी। जीएवी आपको बतानी है, मोस्ट सिंपल वन। ठीक, दूसरा देख लेते हैं जल्दी से। व्हाट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउसेज इफ फेयर रेंटल वैल्यू इज 120, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज 150 एंड म्युनिसिपल टैक्स पेड 30। तो इस केस में आपके पास एफएमवी है और फेयर एफआरवी है और एक्चुअल रेंट है। तो इनमें जो हायर हो वो आप ले लें। तो हायर है आपके लिए एक्चुअल रेंट 150 और इसमें से आपको अलाउ हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस आप हटा लें 30, तो एनुअल वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 120। ये भी बड़ा इजी है। अगला केस देख लेते हैं। डिटरमाइन द नेट एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। तो तीनों का एक्सपेक्टेड रेंट है, तीनों की म्युनिसिपल वैल्यू है, तीनों का स्टैंडर्ड रेंट है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इफ प्रॉपर्टी रिमेन्स लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे पूरे साल किराए पे उठी रही है, तो ये उसके एक्चुअल रेंट है। अनरियलाइज रेंट भी दे दिया इन्होंने, एक थोड़ी सी नई चीज कर दिया आपके पास। लोकल टैक्सेस बर्न एंड पेड बाय द ओनर इन द प्रीवियस ईयर, और आपको लोकल टैक्सेस देती है। तो एक्सपेक्टेड रेंट आप हर एक का अलग अलग निकाल लीजिए। हाउस 1 के केस में 84 और 72 में क्या ज़्यादा है 80, तो 80 आपके लिए एक्सपेक्टेड रेंट है। और हाउस 2 के केस में 84 और 72 में क्या ज़्यादा है 84, तो 84 आपका बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट से इसको ज़्यादा नहीं होना चाहिए पहले केस में, तो स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 80, इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या आ जाएगा 80,000। दूसरे केस में इन दोनों का हायर आपका स्टैंडर्ड रेंट से कम है, तो 84 आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तीसरे केस में 84 और म्युनिसिपल वैल्यू में 84 ज़्यादा है लेकिन स्टैंडर्ड रेंट 78 है, तो 78 आपका बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको आप कंपेयर करा दीजिए एक्चुअल से। तो जब आप एक्चुअल से कंपेयर कराएंगे तो आप ये पाएंगे कि तीनों केसेस में एक्चुअल ज़्यादा है, तो एक्चुअल ही आपका बन जाएगा जीएवी। इसमें से आप लोकल टैक्सेस को हटा दीजिए और अनरियलाइज रेंट को हटा दीजिए। तो ये जब दोनों आप हटा देंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आपको केस 1 में मिल जाएगी 84, केस 2 में मिल जाएगी 60 और केस 3 में मिल जाएगी 90,000। पर एक नोट आपको नीचे लिख देना चाहिए कि दिस अनरियलाइज रेंट इज allowed for the deduction from the GAV considering that rule 4 is satisfied। ये आपको लिख देना चाहिए, क्योंकि अनरियलाइज रेंट तब ही अलाउ होगा कि रूल 4 सेटिस्फाई हो जाए। तो कोई भी इसमें अगर आपको लगे कि हाँ बात कोई क्वेरी वाली है तो आप पूछ लीजिएगा फौरन। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारी। महेश ओन्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन लखनऊ which was occupied by him for the purpose of his residence. In June 19, he was transferred to Mumbai, but he kept the house self-occupied. The corporation tax payable in the respect of the property is 6,000, of which 50% was paid by him before 31st/3/20. Interest on money borrowed for the construction of house amount to 20,000. Compute the taxable income फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। तो जब हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड के केस की होती है तो जीएवी निल होती है। ये आपके साथ डिस्कस हो चुका है। और ये इन्होंने मकान खरीदा था, ऑक्युपाइड रखा, फिर ये बम्बई चले गए, तब भी ऑक्युपाइड रखा, किराए पे नहीं उठाया है। जब उठाया ही नहीं है तो सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड की जीएवी निल, जीएवी निल तो फिर कोई टैक्स एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जीएवी में से टैक्स एडजस्टमेंट होता है। तो एनुअल वैल्यू भी नील। एनुअल वैल्यू अगर नील आएगी तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, बताइए। एनुअल वैल्यू अगर नील आएगी तो फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आती है एनुअल वैल्यू के बाद।
तो 30% का डिडक्शन भी नील। अब इंटरेस्ट ऑन लोन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे अलाउ होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, 99 के पहले अगर लिया गया है तो 30,000, और वो 31/3/99 के बाद लिया गया है, और उसका कंप्लीशन ऑफ द हाउस और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन द 5 years, तो 2 लाख। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ऐसा है। अगर रिपेयर के लिए लिया गया है तो भले 31/3/99 के बाद लिया गया हो, वो 30,000 ही रहेगा। ये एक कंडीशन है। तो इस केस में ऐसा कुछ है ही नहीं, डेटेड आपको दी नहीं गई और अमाउंट भी 30,000 से कम है, तो ये पूरा का पूरा आप रेंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ कर दीजिए डिडक्शन के लिए, तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए अलाउ हो जाएगा। तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, -20,000, मीन्स देयर इज ए लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट अलाउ किया एनुअल वैल्यू के बाद, और एनुअल वैल्यू थी नील, इसलिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। श्री प्रमोद owes a house property, its annual letting value is 80. During the previous year, he was let out to a tenant on a monthly rent of 7,000. He claimed the following expenses actually incurred by him: municipal taxes, rent collection charges, maintenance allowance, paid to his stepmother 12,000 annually, which was charged on the property according to his father's will. मजेदार मजेदार बातें हैं सारी। The house remained vacant for the 1 month during the previous year. हाँ, अब वैकेंसी आ रही। अगर वैकेंसी आ रही है तो इस केस में आपको वैकेंसी वाला केस में क्या करना होता है, अगर आपका एक्चुअल रेंट कम भी हो जाए एक्सपेक्टेड रेंट से, तो एक्चुअल को ही हम लोग जीएवी में मान लेते हैं, अगर वो वैकेंसी के कारण हो रहा है। ये मैंने आपको याद दिलाया। तो अब हम लोग जीएवी कैलकुलेट कर लेते हैं। जीएवी में एनुअल लेटिंग वैल्यू मतलब मिनिस्किल वैल्यू है ये आपकी 80,000 आ गई, और मंथली रेंट जो है वो 7,000 है, लेकिन एक महीने खाली रहा तो कितना हो जाएगा, 11 मंथ्स की टेनेंसी हो रही है, तो 11 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 7,000 मतलब 77,000। हालांकि ये एक्चुअल रेंट कम है, हायर लिया जाता है, बट इफ इट इज ड्यू टू द वैकेंसी तो आप इसी को ले लीजिए। तो जीएवी आपकी बन जाएगी 77,000। म्यूनिसिपल टैक्स आप लेस कर दें इसमें से 8,000, ये आपकी एनुअल वैल्यू आ गई। कलेक्शन चार्जेस और ये सब कुछ अलाउ नहीं होते। ठीक, इसके बाद एनुअल वैल्यू के बाद 30% ऑफ एनुअल वैल्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये अलाउ कर दीजिए 20,700। ठीक, तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 48,300। अब ये क्या था कि वो स्टेप मदर को 12,000 एनुअली देना है, ये फादर की विल है, तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाए आप उसमें से दीजिए, उसको टैक्स डिपार्टमेंट से क्या लेना देना। उसे तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू उस पर्पज से चाहिए जिस पे टैक्स कैलकुलेट हो सके। ठीक, तो ऐसे कोई भी पॉइंट आए तो वो आपको डिविएट करने के लिए है, उनसे आप डिविएट ना हो। तो 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इन पर कोई भी आपको क्वेरी आ रही है तो वो आप पूछ लीजिए फटाफट। आज का जो सेशन डिस्कस हुआ है इस पे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो वो भी आज पूछ सकते हैं, प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिस्कशन दीज क्वेश्चंस अगर आपका रिस्पॉन्स साथ में चलेगा देन इट इज़ गुड। अगर वो नहीं चल रहा है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, एक तरफा चल रहा है सारा। चलिए, कोई बेटा ये जो शॉर्ट प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई इन पर कोई क्वेरी है आपके पास, या जो सेशन डिस्कस हुआ इस पे कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेरी? और एनी अदर थिंग यू हैव टू से? क्योंकि अब मैं इससे रिलेटेड कोई भी नई बात या कुछ अलग से अब आपसे करने नहीं जा रहा हूँ रिगार्डिंग स्टडीज। तो कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हो, या कुछ और अगर आपको कहना चाहिए तो वो भी आप कह सकते हैं।
उसके बाद सेशन को क्लोज कर दिया जाए। इज एनी क्वेरी, आपके पास कोई क्वेरी है तो वो पूछ लीजिए। कुछ अलग से भी अगर आप पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, देन इट इज़ वेलकम, वो भी आप पूछ सकते हैं। यस बेटा, एनीथिंग यू हैव टू से? नो सर। ओके, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड मीटिंग विद यू पीपल्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।